Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the aspirants of NT, UGC, NET and JRF who are preparing for education subject paper 2. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे चैनल के फर्दर नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते जाए। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो रविंद्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफ़ी पर बेस्ड है, जो कि हमारे इंडियन थिंकर थे और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे सोशल चेंज के डेवलपमेंट पे। तो हम वन बाय वन करके रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ़िलॉसफ़ी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फ़िलॉसफ़ी के एम्स ऑफ एजुकेशन से लेकर करिकुलम तक और इनकी जो यूनिवर्सिटी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था इन 1861। 1861 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। और उनकी जो फैमिली थी टैगोर की वो काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यूज़ की थी, यानी कि ये आपके मॉडर्न व्यूज़ की इनकी फैमिली थी। और ये ट्रेडिशनल जो कि आपके ऑर्थोडॉक्स जो परंपराएं है, जो प्रैक्टिसेस थे, उनको ये विश्वास नहीं करते थे। आफ्टर प्राइवेट एजुकेशन इन इंडिया ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड इन 1877। तो इनको अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था 1877 में। और वहाँ पर ये क्या थे, बैरिस्टर बन गए थे। जब वो इंडिया वापस आए थे, बैरिस्टर बनकर इंडिया वापस आए थे। Among the contemporary Indian philosophers of education, Rabindranath Tagore holds eminent position. जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो सबसे बड़े इंडियन फिलोसोफर थे और उनकी एमिनेंट पोजीशन थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का ऐसा कैरेक्टर था कि जो सबके ऊपर छा जाता था। वो इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे कि उन्हें सब तरह की नॉलेज थी, इंडियन कल्चर से लेके वेस्टर्न कल्चर तक की, और वेस्टर्न स्टडीज़ भी इनको आती थी। तो इसलिए ये एमिनेंट पर्सनैलिटी थी। और इनको क्या कहा जाता था, ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। ह्यूमनिस्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। ह्यूमनिस्ट क्या, यानी कि ये इंसानियत पर विश्वास करते थे, ठीक है। और इनका कहते थे जो ह्यूमनिस्ट का जो अप्रोच होना चाहिए वो आपका इंटेग्रल होना चाहिए नेचर में, ना कि मटेरियलिस्टिक, कि हमें एक इंटेग्रल नेचर होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने इम्पोर्टेंट जो बात की थी वो ह्यूमनिज्म की बात की थी, कि इंसानियत की बात की, हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और अगर ये आपको कैसे मिलेगी, जब हमारा नेचर इंटेग्रल हो, मटेरियलिस्टिक नहीं हो। मटेरियलिस्टिक यानी कि जब इंसान आपके सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने में लगा रहता है, और जब हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है उसकी नीड्स को कंसीडर नहीं करता, तो क्या है, वो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत तभी आएगी कि जब इंसान सभी के नीड्स के बारे में सोचे, सभी के को एक सस्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक सस्टेनेबल यूज हो हम सभी रिसोर्सेज का। तो वही क्या है, इंटेग्रल है, इंटीग्रेटेड है नेचर में। नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को वर्ल्ड फिगर माना गया था जब उनकी बुक गीतांजलि पब्लिश हुई थी। और गीतांजलि को के बाद जो उनकी बुक थी उनको उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। On the December 22, 1921, Tagore founded the Vishwa Bharati, an international university to bring about understanding between Eastern and Western culture. This is very important. ये आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। एनटीए हमेशा क्वेश्चन ये पुट करता है किसी ना किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसके थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी, इनके फाउंडर कौन थे। तो इनके फाउंडर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके फाउंडर थे। और इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी। और जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर ईस्टर्न कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को भी समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। टैगोर ने अपना हर जगह इंप्रेशन छोड़ा था, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो। यानी कि
कोई भी ऐसी फील्ड नहीं थी जिसके बारे में टैगोर जी को नॉलेज ना हो। वो आर्टिस्टिक वैल्यू के साथ साथ उनके अंदर कल्चरल वैल्यू भी इंकलकेट थी, एजुकेशनल भी थी, इंटेलेक्चुअल थे वो बहुत, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज भी उनके अंदर इंकलकेट थी। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी थी लिटरेचर की जिसके अंदर टैगोर जी को नॉलेज ना हो। वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, पोएट थे, पेट्रोइट थे, फिलोसोफर के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी देखते हैं। ये आपके कई सारे पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहली है टैगोर्स ह्यूमैनिज्म, यानी कि ह्यूमैनिटी की बात की गई है, भगवान में विश्वास रखने की बात की है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भगवान है वो पाथ मेकर है हम सभी इंसान के जीवन के। जब हमें कभी रास्ता नहीं दिखता है या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं जो हमें प्रॉपर रास्ता नहीं दिख रहा है, एक किरण नहीं दिख रही है, तो क्या है, भगवान पे हमें विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे पाथ मेकर होते हैं, हमें सही डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट कहा है नेचुरलिज्म, यानी कि टैगोर जी ने नेचर को इमेंस इंपॉर्टेंस दी है कि नेचर सर्वप्रिय है, नेचर के रूल्स हमें मानने चाहिए, नेचर को के रूल्स को मानकर हमें नेचर के साथ प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, ठीक है, और हमें नेचर के रूल्स को मानने के साथ साथ नेचर को वैल्यू करना चाहिए। नेक्स्ट बात की गई है टैगोर स्पिरिचुअलिज्म की, कि टैगोर जी स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास रखते थे। स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है, उस पर बिलीव करते थे। टैगोर जी विश्वास करते थे इंडिविजुअलिज्म पे, कि हर किसी का को अपने लाइफ को शेप करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, कि इंसान अपनी लाइफ को खुद शेप करे अपनी तरह से। नेक्स्ट है टैगोर यूनिवर्सलिज्म, ये कहते थे कि यूनिवर्सल जो यूनिटी है उसके अंदर पावर है, ठीक है, और अगर हम सबके अंदर यूनिटी है तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है टैगोर इंटरनेशनलिज्म, जो टैगोर थे ये क्या करते थे, काफ़ी सारी स्टडीज़ इनकी एडवोकेटेड थी ईस्ट में और वेस्ट में, यानी कि ये ईस्ट कल्चर के साथ साथ वेस्ट कल्चर में भी को भी बिलीव करते थे। तो ये पूरी की पूरी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी है लाइफ की। आई होप आपको समझ आया होगा। और कैसी लग रही है वीडियोस आपको मेरी, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं एग्जैक्टली कि नहीं। अब कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करनी है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है टैगोर जी की कौन कौन सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर पब्लिकेशंस थी। तो जैसे कि शिक्षर हर्पर, यानी कि आर एजुकेशन एंड इट्स इनकॉन्ग्रिटीज, ये पहली जो बुक थी। इसके साथ साथ शिक्षा समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन की पब्लिकेशन थी। अरा अब्रान, यानी कि कल्चर ऑफ कवरिंग, तपोवन, धर्मशिका, यानी रिलीजियस एजुकेशन, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू यूनिवर्सिटी, शिक्षा, यानी कि स्त्री शिक्षा के बारे में भी बात कर रही थी इन्होंने, यानी वुमेन एजुकेशन की बात करी थी। माई स्कूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माई स्कूल किसने लिखी थी, तो माई स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। जो जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है एज इट इज, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह का मंत्र है अगर आप JRF लेना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है पोएट स्कूल, शिक्षर, विकिरण, और इसके साथ साथ ये जितनी भी बुक थी, सेवरल कॉन्वोकेशन एड्रेस, बौद्धर साधना, ये जितनी भी बुक थी वो सारी की सारी पब्लिकेशंस थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो ये सारी की सारी आप नोट डाउन कर लेना एज इट इज। नेक्स्ट देखते हैं टैगोर जी की एजुकेशन कैसी थी, क्योंकि टैगोर जी एक एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, ये सब चीज़ों पे विश्वास करते थे, सब ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को बिलीव करते थे, इसके साथ साथ ये नेचर को भी मानते थे। तो इनकी क्या क्या, क्या पर्सनैलिटी थी, इनकी पर्सनैलिटी तीनों चीज़ों से मिलकर बनी थी, जिसके अंदर आइडियलिस्ट, नेचुरलिज्म
और प्रैग्मेटिज्म, ये सारी की सारी इनके अंदर क्वालिटीज थी कि वो एक अच्छे आइडियलिस्ट भी थे क्योंकि वो वैल्यूज पर विश्वास करते थे, नेचर पे विश्वास करते थे इसलिए वो नेचुरलिस्ट थे। प्रैग्मेटिक थे क्योंकि उनका एटीट्यूड प्रैग्मेटिस्ट था कि वो लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करते थे, इंडिविजुअलिटी पर बात करते थे। ठीक है, ह्यूमनिस्ट के साथ साथ वो क्या थे, एक इंटरनेशनलिस्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैगोर जी की एजुकेशन की बात करते हैं तो पहली इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी हो जो कि सेल्फ रियलाइजेशन करवाए, कि बच्चे को अपने सेल्फ अवेयरनेस हो कि उसका क्या अस्तित्व है अपने जीवन में, उसके बारे में उसे जानकारी हो, तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करो, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी इनकलकेट करो, बच्चे के अंदर आप इमेजिनेशन को इनकलकेट करें और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाए पढ़ने के लिए, कि अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो बच्चा कुछ अचीव करेगा ही नहीं। इसलिए टीचर का मेन रोल है कि बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे, फिजिकल एक्सरसाइज इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ है हमारी मस्ट है। ठीक है, योग बच्चे को कराना चाहिए, योग की इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि योग मेडिटेशन के थ्रू बच्चा अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है लव फॉर ह्यूमैनिटीज, की इंसानियत के लिए प्यार होना चाहिए, सबको एक समान रखना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना है। नेक्स्ट है फ्रीडम, फ्रीडम की बात की है कि पूरी तरह से हमें फ्रीडम देनी है, बच्चे को ऑटोनॉमी देनी है कि वो अपनी लाइफ को खुद शेप कर सके, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, एक इंटेग्रल एक्सपेक्ट होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के बात क्या की है, कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि हर कोई भी फील्ड एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे में रिलेशनशिप है, हम इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ा सकते, एक हार्मनी हमें क्रिएट करके रखना है, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है। नेक्स्ट कहा है मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मदर टंग होना चाहिए, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा नेटिव लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ेगा, जो उसकी भाषा है जो वो बोलता है, चाहे वो उड़िया बोले, चाहे वो तेलुगु बोले, चाहे मलयाली बोले, कुछ कोई भी भाषा बोले, तो हम उसे उसके मदर टंग में पढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर हम मदर टंग में पढ़ाएंगे तो बच्चा इजीली सही इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर पाएगा और अपनी नॉलेज को गेन कर पाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि मोरालिटी तो सिखाए, साथ के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दे बच्चे को, उसके अंदर वैल्यूज को, वर्थ को इंकलकेट करे, मोरालिटी के बारे में सिखाए कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में उसे नॉलेज दे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, कि सोसाइटी के अंदर कैसे हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, कैसे एडजस्ट होना है सोसाइटी के एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बात की है। ठीक है, और इन्होंने कहा है जो ब्रह्मा है वो हमारे सुप्रीम सोल है। ब्रह्मा कौन है, जो हमारे ब्रह्मा देवता है वो क्या है, सुप्रीम सोल है और इस यूनिवर्स को चलाते हैं, उनके बारे में इनका मानना था। इसके साथ साथ एक बेस्ट सर्विस होती है मैन की, अगर वो क्या है सर्विस करे भगवान की, अगर भगवान की वो सर्विस करना चाहता है तो सबसे पहले उसे सर्विस करनी पड़ेगी मैन की, ह्यूमन काइंड की, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये इन्होंने बात की थी एजुकेशन में, तो आई होप कि सबको समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं टैगोर जी की फिलॉसफी का करिकुलम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैगोर जी सभी चीज़ों पे विश्वास करते थे, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपकी एस्थेटिक वैल्यूज़ को भी मानते थे, वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन को भी मानते थे, कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिलीजियस एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चे को देनी है, उसके साथ साथ आपको बच्चे के अंदर क्राफ्ट को जगाना है कि बच्चा क्राफ्ट करे, फाइन आर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, डांस करे, म्यूजिक करे, पूरी उसे लिबर्टी दो कि वो सब कुछ एक्सप्लोर कर सके। ऐसा ही करिकुलम होना चाहिए कि जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज इनकलकेट हो, जैसे कि स्पिरिचुअल के साथ साथ क्रिएटिविटी भी हो, एस्थेटिक भी हो, वोकेशनल एम्स भी हो एजुकेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टैगोर जी, कि जो हमारे बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए,
हम बच्चे को प्रैक्टिकल पढ़ाए, बुक की कोई नॉलेज नहीं हो, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाना, हमें प्रैक्टिकल पढ़ाना है ताकि बच्चा कुछ कर सके, कुछ लर्निंग बाय डूइंग हो बच्चे की। कोई एक सेट पैटर्न से बच्चे को नहीं पढ़ाना, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होनी है, जैसे कि काइनेस्टिक्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी है जिसमें बच्चा अपने मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को यूज करके पढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर बच्चा आपका क्या कर रहा है, बच्चा आपका जो विजुअली सीख रहा है, ऑडिटरी सीख रहा है, तो ये सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात की है, नेक्स्ट है ही फॉलोड द एक्टिविटी प्रिंसिपल एंड एडवोकेटेड द कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी कि बच्चे के अंदर हमें क्रिएटिव एक्टिविटीज को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो ये था आपका मेथड ऑफ टीचिंग टैगोर की फिलॉसफी का। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर क्या है। तो रोल ऑफ टीचर देखा जाए तो टीचर एक ऐसी हो जो बच्चे के अंदर पढ़ने की क्यूरियोसिटी जगाए, बच्चे को फुल ऑटोनॉमी दे कि वो अपनी जो नॉलेज को शेप कर सके, अपनी लाइफ को शेप कर सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैगोर जी ने कहा था कि अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame। यानी कि एक सही टीचर वही है जिसकी खुद की लर्निंग पूरी हो। ठीक है, अगर टीचर ऐसी है जिसका खुद का ही गोल अचीव नहीं हो रहा है तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने भी यही कहा था, और कहा था कि जब तक टीचर के लाइफ का जो लैंप नहीं जला हुआ है तो वो दूसरे की लाइफ का लैंप नहीं जलाएगा। जब खुद अगर टीचर भटका हुआ है तो वो किसी और बच्चे को सही राह नहीं दिखा पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज हमेशा आता है आपका एग्जाम में, तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लेना। नेक्स्ट है टैगोर जी का आइडियल स्कूल क्या है। तो जो टैगोर जी का जो आइडियल स्कूल है तो वो ऐसा स्कूल होना चाहिए जो कि बच्चे को नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ाए। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ाए, नेचर के प्रति लव जनरेट करे। एक आइडियल स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे बच्चे को, और इसके साथ साथ मदर टंग में उसकी यूज करे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर वो पढ़ाए। इसके साथ साथ जो क्रिएट होनी चाहिए क्या, जो बच्चे को क्राफ्ट भी सिखाना चाहिए। इसके साथ साथ स्विंग, बुक बाइंडिंग, वीविंग, कारपेंट्री, ये सारी की सारी स्किल्स बच्चे के अंदर इंकलकेट करनी चाहिए। अगर ये सारी स्किल्स और अगर ये जितनी भी चीजें हैं ये बच्चे को पढ़ाई जा रही है तो वो एक आइडियल स्कूल है। इसके साथ साथ करिकुलम में आपकी ड्राइंग के साथ साथ आर्ट्स और म्यूजिक भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और टीचर एक आइडियल स्कूल में ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को ऑटोनॉमी दे, फ्रीडम दे कि बच्चा एक्सप्लोर कर सके, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, और एक पर्सनल कांटेक्ट बने टीचर और बच्चे के बीच में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जो कि टैगोर जी ने स्टैब्लिश किए थे। पहला है शिशु भवन जो कि नर्सरी स्कूल था। इसके साथ साथ पाठ भवन भी इन्होंने स्टार्ट किया था। पाठ भवन के अंदर आपके स्कूल सेक्शन आ जाते हैं, यानी कि मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि 12वीं की जो स्टडीज है वो 10th और 12th जो मैट्रिक है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। साथ के साथ शिक्षा भवन भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था जिसके अंदर हायर सेकेंडरी आ जाती है। विद्या भवन जो आपके कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है, रिसर्च है, तो वो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आपके टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किए थे। विनय भवन इन्होंने भी इस्टेब्लिश किया था, विनय भवन की जिसमें टीचर की ट्रेनिंग हो रही है। कला भवन जो कि फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट से रिलेटेड है। संगीत भवन जो डांस से रिलेटेड है, कॉलेज ऑफ डांस इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। श्री निकेतन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, श्री निकेतन यानी कि रूरल कंस्ट्रक्शंस का जो डिपार्टमेंट था इन्होंने इस्टेब्लिश किया। शिक्षा शास्त्र इन्होंने इस्टेब्लिश किया, यानी रूरल हायर स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया। शिल्प सदन यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ चीना भवन, चीना भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीना भवन क्या है, चीना भवन यानी कि चाइनीज लैंग्वेज को, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस
जिसके अंदर चाइनीज और तिब्बतन पढ़ाई जाती थी, इन्होंने उसको भी स्टैब्लिश किया था। तो ये सारी की सारी लिस्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैंने आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दी है। और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, आपको जरूर लाइक करना। नेक्स्ट है टैगोर के जो विश्व भारती वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है उसके कुछ फीचर्स है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या फीचर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला जो फीचर है वो यही है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे, उन्होंने आश्रम फाउंड किया था बोलपुर में 1863 में, जो फर्दर जाके यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था, यूनिवर्सिटी बन गई थी 1921, जो कि विश्व भारती के नाम से जानी जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी थी टैगोर जी ने इस्टेब्लिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल में इसके जो हमारे जो चला रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, वो हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हम इस यूनिवर्सिटी को अभी चला रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। विश्व भारती दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखते हैं विश्व भारती का मतलब क्या है। विश्व जिसका मतलब है वर्ल्ड, और भारती मतलब कल्चर, कि जहाँ पे वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ाया जा रहा है, वो है हमारी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जो मोटो था वो ये था, यत्र विश्वम भवरी एकामिदम, ठीक है, यत्र विश्वम भवरी एकामिदम, ये था इन यूनिवर्सिटी का मोटो, यानी कि वर्ल्ड इज हियर। नेक्स्ट है मेन फीचर्स देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के। तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर की वैल्यूज भी इनकलकेट की जा रही है बच्चे को। और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर एसोसिएशन है नेचर का, कि नेचर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सराउंडिंग में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, इमोशनल कॉन्टैक्ट बिल्डअप करा जा रहा है टीचर्स और एक्सटर्नल नेचर के बीच में, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स आपके जो टैगोर जी के विश्व भारती यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो समझ आई होगी कि टैगोर जी की फिलॉसफी क्या थी, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी इस वीडियो का वो बेनिफिट उठा सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन होते ही आपको इस फिलॉसफी से रिलेटेड और पिछली हुई भी कई सारी फिलॉसफी से रिलेटेड पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा लेसन, फीडबैक जरूर देना। तो तब तक के लिए स्टे बेस्ट एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।